हेलो एवरीवन। वेलकम टू इंडीड आईएएस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटोरियल ऑफ 1 दिसंबर 2023 का। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो ये मेकिंग दिस इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर द लास्ट, ये क्या है, जीएस पेपर 2 में आता है और इंटरनेशनल रिलेशंस का ये पार्ट है। एंड पीएसआईआर ऑप्शनल से के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल रिलेशन है और इंटरनेशनल रिलेशन पीएसआईआर ऑप्शनल जिनका भी है तो उनके लिए भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन 3, कमीशंस एंड ओमिशंस से। तो ये जीएस पेपर 3 में आता है और ये साइंस एंड टेक का पार्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे इज द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर बाइपोलर। तो बाइपोलर का मतलब होता है कि जो दो स्टेट, दो कंट्रीज मिलके जो रूल करती है और जो दो सुपर पावर जो हेजमनी अपना क्रिएट करती है उनको बाइपोलर बोला जाता है। तो ये जीएस पेपर 2 में आता है और इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। और जिनका जो पीएसआईआर ऑप्शनल है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पीएसआईआर ऑप्शनल के सिलेबस में दिया हुआ है बाइपोलर वर्ल्ड। और वैसे तो बाइपोलर होता है और मल्टीपोलर होता है एंड सिंगल पोलर होता है। सिंगल पोलर वो होता है जो सुपर पावर होते हैं, जो सिंगल एक कंट्री पूरे वर्ल्ड पे अपना दबदबा बना के रखती है, जस्ट लाइक कि राइट नाउ यूएसए है। और इसका भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं पैलेस्टीनियन और हमास का क्या रिलेशन चल रहा है, या पैलेस्टीनियन और इजरायली का क्या जो ये वॉर है कब तक लास्ट होगा और क्या क्या इसका कॉज है। तो ऑल वॉर्स एंड, तो जितने भी वॉर्स होते हैं वो हर एट लास्ट वो कभी ना कभी एंड होता ही है। द इजरायली हमास वॉर विल ऑल्सो एंड, तो ये वॉर भी एंड होगा, लेकिन व्हेन एंड हाउ स्टिल बी डिटरमाइंड। तो अभी तक लेकिन कब होगा क्या होगा ये अभी तक नहीं पता है, लेकिन ये इसका अंत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे डेथ हो चुके हैं। और यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि 1.3 मिलियन एंड of the 2.3 million resident of the Hamas controlled Gaza Strip have been displaced। तो जिसमें से 2.3 मिलियन थे उसमें से 1.3 मिलियन तो डिस्प्लेस्ड हो गए हैं और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द होम्स इन गाजा हैज बीन डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड। और बहुत सारे होम्स जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गए। और उससे ये एक आउटकम निकल के आया है इस वार से कि बोथ साइड से जो है ना गेन समथिंग वैल्यू ऑफ देम। तो ये है ना क्या वैल्यू गेन कर रहे हैं वो तो नहीं पता, लेकिन इजराइल और हमास वॉर इज लाइक वो लाइकली टू एंड इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो। लेकिन ये जो वॉर है वो एक मतलब कि ये एक सिनेरियो दिखा रहा है कि ये कब अंत होगा इस तरह का जो वॉर है। इजराइल विल विन इन मिलिट्री टर्म्स, नो डाउट about that, but Hamas is likely to win in terms of greatly increased following among अरब पॉपुलेशन एवरीवेयर। तो इसराइल मिलिट्री के दम पे तो जीत जाएगा, लेकिन जो हमास है वो भी जीत रहा है कि कैसे वो अरब पॉपुलेशन हर जगह अपना बढ़ा रहा है, कि अरब वाले लोग जो हैं वहां के जो लोग हैं वो हर जगह फैल रहे हैं, इंक्लूडिंग स्पेशली इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। और जो ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक था जो इसराइल ने कैप्चर किया हुआ था वहां पे भी हमास के लोग बढ़ रहे हैं। The Palestine Authority which has been ruling there over the past 30 years से, ये जो पैलेस्टीन अथॉरिटी है जो रूल किया करते थे ये जो 30 सालों से, हैज बीन वास्टली अनपॉपुलर एंड करप्ट, और वो धीरे धीरे घटते चले गए। और उसके बाद क्या हुआ, पैलेस्टीन अथॉरिटी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, द मोस्ट मॉडरेट मेडिसिन लीडर Israel could have ever hoped for, has failed singularity in making and progress towards the objective of establishing a Palestinian state in the West Bank। तो ये कह रहे हैं क्या कि ये जो वहां के जो प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास है, तो वो मोस्ट मॉडरेट पैलेस्टीनियन लीडर है, क्योंकि अभी तक उन्होंने है ना वहां पे जो अपना जो दबदबा है या वेस्ट बैंक पे अपना कब्जा जो बनाना चाहिए उसको, वो जो दबदबा है और जो हेजमनी क्रिएट करना था उनको, और जो वहां पे जो वेस्ट बैंक का जो टेरिटरी है वो कैप्चर करना था, तो उसमें वो अनसक्सेसफुल रहे हैं। इसीलिए उनको ये मोस्ट मॉडरेट पैलेस्टीनियन लीडर बोला जा रहा है। एंड परसीव्ड दैट कोलैबोरेटिंग विद इजराइल इन इट्स हॉन्ट और टेररिस्ट द पीस ऑफ प्रोग्रेस हैज लॉन्ग बीन डेड। तो ये कह रहे हैं क्या कि इजराइल के साथ है ना, एक तो उन्होंने कोलैबोरेट नहीं किया, और दूसरा ये जो टेररिस्ट लोग बढ़ते जा रहे हैं तो उसकी वजह से जो वहां की पीस है और वो भी एकदम डेड पे डेड हो रही है, मतलब खतरे में है।
और राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है एंड रियलिटी। तो ये जो सेल्फ डिफेंस का राइट है और जो रियल में हो रहा है, इसमें इसके लिए हम लोग जानते हैं कि क्या हमें एक्चुअल में सेल्फ राइट मिला हुआ है। और लेकिन कहते तो है कि सेल्फ हमारा डिफेंस है और मिला हुआ है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। एज यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस reminded the international community, Hamas attack on Israel October 7, 2023 condemnable, despicable, as it was not happen in vacuum. Under Article 51 of Charter of the United Nations, Israel has the inherent right of self-defense. क्या कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटर जो है, उन्होंने ये बोला है कि ये जो हमास का जो अटैक हुआ ये अक्टूबर 7, 2023 में, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं था। और अभी जो इजराइल कर रहा है वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा है, और ये जो वॉर है वो जेन्युइन है, वो सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ा जा रहा है। द सेम आर्टिकल laid down after acting self defense, और the state concerned must report the action taken by it to the UN Secretary Council. This does not seem to have been done. और ऐसा ही आर्टिकल है ना, यूएनएससी का भी कहना है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब ये लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये इजराइल जो भी कर रहा है वो अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है। In any case, self-defense does not authorize the disproportionate or indiscriminate use of force against civilians. तो ये कह रहे हैं क्या कि लेकिन सेल्फ डिफेंस तो होना चाहिए, लेकिन सेल्फ डिफेंस का ये मतलब नहीं है कि वो अपना मनमानी करे या डिस्प्रोपोर्शनेट और डिस्क्रिमिनेट यूज करे अपने फोर्स का, क्योंकि ये जो वॉर हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो हार्म पहुंच रहा है वो नॉर्मल पीपल्स और जो सिविलियंस है उनका। It has been reported that Gaza rate of death during Israel assault has few precedent in the country. Almost 15,000, a majority of them women and children. This goes beyond the prevailing customary law of self-defense. तो ये self defense बोल करके जो war हो रहा है उसमें ना अभी तक almost 15,000 डेथ हो चुका है, जिसमें से मेजॉरिटी women and children थे। लेकिन ये जो customary law है जो self defense का, वो अभी तक उसमें ये तो चलते जा रहा है, लेकिन डेथ का आंकड़ा ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट बोला जा रहा है, तो इससे भी ज्यादा डेथ हो चुकी होंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रबलिंग इशू इज व्हाट हैपेंड व्हेन हमास हैज बीन सबड्यूड एंड व्हाट टेक्स इट प्लेस। समथिंग इंक्लूडिंग द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज सजेस्टेड दैट Ramallah based Palestine Authority should take over administrating the Gaza Strip. Once the situation becomes ready for that, the rich Arab states, a phrase widely cited in the media, would ask to finance rebuilding Gaza. तो ये कह रहे क्या कि क्या होगा जब है ना ये जो हमास है वो हमास जब जीत जाएगा या हमास जो कैप्चर कर लेगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा। तो ये कह रहे हैं क्या जो रिच अरब है उनको एक्शन लेना चाहिए, या फिर जो वहां की जो मीडिया है उसको ये सब कैप्चर करना चाहिए। और ये जो है would ask to finance rebuilding the Gaza, और उसके बाद जो वहां के अरब लोग हैं उनको वहां पे जो गाजा पे पैसा लगा के उसको रीबिल्ड करना चाहिए वापस से। The only problem is that Palestinians in Gaza as well as in West Bank or do not want the Palestine Authority led Mr. Abbas to rule anywhere, let alone Gaza. तो ये दिक्कत क्या है, दिक्कत ये नहीं कि टेरिटरी की, लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो चाहे वो अब ये वेस्ट बैंक हो या फिर गाजा हो, तो वो पैलेस्टीनियन को रूल नहीं करना देना चाहते हैं और वहां से पैलेस्टीनियन को हटा देना चाहते हैं। The only available option is to hold fresh election in Gaza as well as in the West Bank under international supervision as and when the situation allows. तो इसका एक जो है यही एक सॉल्यूशन है कि वहां पे गाजा में और साथ के साथ वेस्ट बैंक में एक फ्रेश इलेक्शन करवाना चाहिए और वो इंटरनेशनल सुपरविजन के अंडर होना चाहिए, तभी कोई सॉल्यूशन निकल करके आएगा। The UN should be asked to deploy a peacekeeping contingent on the border between Gaza and Israel to ensure security for बोथ है। अब ये बोला जा रहा है कि यूएन का कहना क्या कि एक पीस कीपिंग कंटिजेंट वो रखना चाहिए ये गाजा एंड इजराइल के बॉर्डर पे, तभी जाके ये जो ये वहां पे पीस आ पाएगा और द सफोकेटिंग ब्लॉकेड ऑफ गाजा वुड बी लिफ्टेड। और वहां पे जो गाजा पे बहुत सारी जो मिलिट्री है और जो ब्लॉकेड है उसको वो हटा देना चाहिए। इजराइल डज नॉट लाइक द यूएन, और इससे क्या है इजराइल को ये वाली जो यूएन ने जो डिसीजन दिया है उसको ये पसंद नहीं आया है। एंड लाइक द यूएन सेक्रेटरी जनरल
इवन लेस। तो ना ही इजराइल यूएन की बात को सपोर्ट कर रहा है और ना ही यूएन सेक्रेटरी जनरल की बात को ये सपोर्ट कर रहा है। इट शुड बी रिमेंबर दैट इट वाज द यूएन दैट गेव बर्थ एंड लेजिटिमेसी टू incipient state of Israel. The US will need to take the lead on this in the UNSC. तो ये बोला जा रहा है कि अभी क्या है कि इजराइल यूएन को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल को भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो यूएन ही था जिसने इजराइल को बर्थ दिया या फिर इजराइल को एस्टैब्लिश करवाया था। और ये भी बोला जा रहा है कि यूएनएससी में यूएस को वो एक उसको लीड करना चाहिए और उसको आगे बढ़ चढ़ के अपना फैसला सुनाना चाहिए और अपना जो करा डिसीजन है वो देना चाहिए। और feasibility of two-state solution. Meanwhile, the proposal of two-state solution, long pushed aside, has come alive. Everyone seemed to be repeating the two-state mantra. But how feasible is the two-state concept today? अब क्या है कि ये proposal है two-state solution का, तो ये बढ़ता ही जा रहा है और सारे लोग है ना वही टू स्टेट जो मंत्र है उसी को ही रिपीट किए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे हर जगह भी वॉर चल रहा है तो पहले जैसे रशिया यूक्रेन में हुआ तो वो टू स्टेट का ही था और ये बोलते हैं क्या कि ये हमारे आपस की कंट्री की बात है, हम इसे सॉल्व करेंगे, बाकी लोगों का इंटरफेरेंस ये देखते हैं अभी आगे क्या है। द 1993 ओस्लो अकॉर्ड इन विच सेक्ड पैलेस्टीन टू बी बेस्ड ऑन द वेस्ट। टुडे वेस्ट बैंक इज हेवीली पॉपुलेटेड बाय इजराइल सेटलर्स or 450,000 at latest count. No Israeli government will succeed in persuading the settlers to return. Force would be required. तो ये बोला जा रहा है क्या कि अभी वेस्ट बैंक में 4.5 लाख से ज्यादा वहां पे पॉपुलेशन है जो इजराइल के हैं और ये कह रहा है क्या जो कोई भी इजरायली गवर्नमेंट वो फोर्सफुली वहां से लोगों को हटा नहीं सकते हैं। और यहाँ पे एक टर्म है इजरायली ओस्लो अकॉर्ड। तो ये ओस्लो अकॉर्ड क्या है? ओस्लो अकॉर्ड है जब ये सितंबर 1993 में वहां एक अकॉर्ड हुआ था और जब वहां पे के जो प्रेसिडेंट थे जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर और ये रबिन एंड जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो उन्होंने नेगोशिएट किया था मोहम्मद अब्बास से और उन्होंने साइन किया था डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑन इंटरिम सेल्फ गवर्नमेंट अरेंजमेंट और उसी को बोलते हैं ओस्लो अकॉर्ड। तो इस अकॉर्ड में क्या हुआ था कि वहां पहले उस समय एक पीस कीपिंग अकॉर्ड साइन किया गया था कि ये जो है वेस्ट बैंक में और इजराइल वाले एरिया में जो इजराइल की पॉपुलेशन है वो पीसफुली एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो और उन्होंने बोला था कि वो उस समय टेररिज्म और के खिलाफ लड़ेंगे और जो हमास के पीपल है या फिर टेररिज्म वाले लोग हैं उनको वो लोग ये उनके खिलाफ ये लोग एक्शन लेंगे। तो यही था ओस्लो अकॉर्ड। The land is like Swiss cheese, having settler road and innumerable settlement with more planned. The current Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu will never agree to a Palestinian state, however truncated. तो ये बोला जा रहा है क्या कि जो अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और बेंजामिन नेतन्याहू वो बिल्कुल भी एक तो वो खाली नहीं करेंगे जो वेस्ट बैंक में वहां के पॉपुलेशन है जो इजरायली पॉपुलेशन है और दूसरा कि वो एग्री भी नहीं होंगे पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए कि वो ट्रंकेट हो जाए। What is needed as soon as the condition permit is that have a reality check of the two-state proposal, what is feasible and what is not. Painful concession will be required, including land swaps and monitoring mechanism established to hold each side to the commitment they make. अब ये क्या है, ये नोट करने वाली बात है कि ये जो कंडीशन लगाया हुआ है तो इसमें रियलिटी चेक करने की जरूरत है कि ये टू स्टेट प्रपोजल जो लाया गया है उसके लिए। और the only lasting solution is for Israel to vacate its occupation of the West Bank and let a viable Palestinian state emerge. जैसे पहले था तो वहां पे जैसे ये पैलेस्टीनियन वो जो पहले पूरे पैलेस्टीनियन ही थे लेकिन छोटे से वहां पे इजराइल वो एमर्ज हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि धीरे धीरे इजराइल ने पूरा ही वो कैप्चर कर लिया और अब छोटे जगह पे पैलेस्टीनियन है कि वो बहुत ज्यादा जैसे वो ये वेस्ट बैंक और गाजा में है। तो अब ये है क्या कि ये कह रहे हैं कि अब इसको पैलेस्टीनियन को एक लास्ट सॉल्यूशन यही है कि इजराइल अब खाली कर दे वहां जगह को और वेस्ट बैंक को, तभी जाके और फिर वापस से पैलेस्टीनियन को जो जैसे पहले थे वैसे ही अगर उनको इमर्ज कर देना चाहिए तभी जाके सब कुछ सॉर्ट आउट होगा।
Abraham Accord क्या है? Abraham Accord are a foundation to ensure Israeli legitimate concern for the safety of its people. No state should be demilitarized or other measure can be thought of assume assure the Israeli of their safety. Israel neighboring Arab states should all be engaged in this process. The Abraham Accord provide a foundation. अब ये कह रहे क्या, जो इजराइल का लेजिटिमेट कंसर्न है कि वो उनके पीपल को सेफली रखा जाए और उनके वहां के जो उनके इजरायली पीपल्स है वो सेफ रहे, और जब ये न्यू स्टेट जो ये बन रहा है तो वो डीमिलिटराइज होना चाहिए कि वहां पे ज्यादा वो जो मिलिट्री का रूल ना हो, और फिर कि ये जो जो अरब ये अब्राहम अकॉर्ड है कि जिसका फाउंडेशन हुआ है, तो जो वहां के अरब के लोग हैं वो इंगेज हो इस प्रोसेस में कि वहां के लोग कि इजरायली के लोग और वहां के जो सराउंडिंग्स के पीपल्स हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखे. If the Israel has the vision of living in harmony in the region with its Arab neighbor, this is the only way. और अगर अरब वाले भी सपोर्ट करते हैं तो यही एक मात्र आखिरी रास्ता है. और when that happens, Iran will lose its proclaimed reason for its anti-Israel tirades. तो ईरान ने है ना, ईरान ने बिल्कुल भी अभी तक ईरान ने इजरायली को सपोर्ट नहीं किया है, और वो सपोर्ट नहीं करता है कि इजराइल जो है वहां उस जगह पे उन्होंने जो कैप्चर किया है पैलेस्टीनियन की जगह पे और जो एक्सपांड कर रहे हैं वो लोग, तो ईरान उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है. Hezbollah will likewise lose its most important plank for threatening Israel. For decades, Israel-Palestinian relations have been locked in a never-ending cycle of death, destruction, misery. The war in Gaza is the latest iteration. It should be the last. The Middle East could finally enjoy stable peace and security. तो ये बोला जा रहा है क्या कि ये जो इजराइल और पैलेस्टीन का जो रिलेशन है वो सदियों से है ना इस तरह से जो चला आ रहा है कि ये जो डेथ है या डिस्ट्रक्शन है या माइजरी है वो एक सर्कल ही बन गया है. और ये बोला जा रहा है कि गाजा जो है ना वो लेटेस्ट इटरेशन बन चुका है, और ये जो है ना और ये खत्म होना चाहिए, तभी जाके जो मिडिल ईस्ट में है ना वो शांति आ पाएगा और वो लोग ये शांति को एंजॉय कर पाएंगे और सिक्योरिटी को भी. तो ये आर्टिकल हो गया. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे. तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में, ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन 3 कमीशन एंड ओमिशन. तो ये जो है जीएस पेपर 3 में आता है एंड साइंस एंड टेक का पार्ट है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का. तो इसमें देखते हैं कि क्या है. द ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल रिलीज्ड इन नवंबर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज पार्ट ऑफ एन आर्क ऑफ एंडीवर टू रेगुलेट ब्रॉडकास्टिंग इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. तो ये जो है वो नवंबर में रिलीज हुआ है, ये ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल, और ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है. और देखते हैं द लास्ट इनिशिएटिव टू टेक इन दिस एम्बिशियस टास्क वाज बैक इन 2007. तो ये जो लास्ट इनिशिएट किया गया था 2007 में इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल, और 10 years बिफोर दैट व्हेन केबल एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग was in its infancy. The Broadcasting Bill of 1997 scripted the first effort to visualize an integrated regulatory framework for this sector. The recent third rendition of a broadcasting bill come on a heel of pre-consultation paper National Broadcasting Policy by the Telecom Regulatory Authority for India. डॉक्यूमेंट इनिशिएटेड फॉलोइंग ए रेफरेंस फ्रॉम MIB. और ये जो है बोला जा रहा है क्या कि जो लास्ट में 2007 में स्टार्ट किया था, और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है रेगुलेशन बिल है, और फिर उसके बाद जो स्टार्ट हुआ था वो 1997 के बेसिस पे, जिसमें है ना वो, और पहले क्या था कि जो है सैटेलाइट और ये जो केबल एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग हुआ करता था, लेकिन अभी जो है इन्होंने नया रूल लाया है. तो इसको देखते हैं कि और ये इन्होंने क्या मतलब कि इसमें क्या इन्हांसमेंट हुआ है और क्या टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है. व्हाट इज सीक टू डू एंड कंसर्न्स. There appears to be 3 positive proposition in the current bill. और इस जो अभी जो बिल आया है उसमें 3 प्रोपोजिशन है, और albeit each requiring crucial refinement. और ये जो नया लाया है तो उसमें बहुत जरूरी है कि यह बारीकी से देखा जाए. First, it obliges broadcasting network operator and broadcasters to maintain record of subscriber data
कि जितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं या ब्रॉडकास्ट को मेंटेन कर रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड होना चाहिए एंड सब्जेक्ट दिस टू पेरियोडिक एक्सटर्नल ऑडिट। और इसका जो है ना वो एक्सटर्नल ऑडिट का वो पेरियोडिकली चेक किया जाना चाहिए एज द इंटरनेशनल नॉर्म, और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स के तहत। और दूसरा क्या है, बिल सीक टू स्टेपुलेट ए मेथोडोलॉजी फॉर ऑडियंस मेजरमेंट, कि कितने ऑडियंस आ रहे हैं, कितने कम उससे जुड़ रहे हैं और कितना इन्हांसमेंट हो रहा है ऑडियंस का, तो उनका मेजरमेंट रखा जाना चाहिए। एंड सेल ऑफ रेटिंग डाटा, तो उनका कैसे रेटिंग हो रहा है, उनका रेटिंग इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और ये देखना होगा। बोथ मैकेनिज्म विल ब्रिंग द मच नीडेड ट्रांसपेरेंसी इन द ओपेक value chain of the cable and satellite television business in our country. They said bill completely lacks any guardrails to shield the privacy of subscriber and audience in such practices of data collection. और थर्ड क्या है, ये जैसे कह रहे हैं क्या कि ये जो मैकेनिज्म है वो क्या है, एक ओपेकनेस लाएगा वैल्यू चेन सिस्टम के केबल एंड सैटेलाइट टेलीविजन में, जो कंप्लीटली लैक करता था, जो गार्डियंस था और जो प्राइवेसी जो लोगों की थी, सब्सक्राइबर्स की या ऑडियंस की, वो डाटा कलेक्शन में, तो वो वहां पे ना थोड़ा सा उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। थर्ड क्या है, द प्रोविजन टू परमिट प्राइवेट एक्टर्स इन terrestrial broadcasting will encourage competition to Doordarshan, the state broadcaster, as in many G20 countries। और ये जो है फिर ऐसा ये जो प्रोविजन जो लाया जा रहा है उससे क्या हो जाएगा कि ये जो कंपटीशन हो जाएगा दूरदर्शन के लिए। Back in 2016, or TRAI had initiated consultations on this. At that time, there was an opinion about terrestrial broadcasting provision viable only for large players, including those already in cable and satellite broadcasting. Consequently, such as move, it could be argued, is likely to diminish diversity of suppliers. The anxiety can be pacified if the bill allows terrestrial broadcasting to those not involved in other form of broadcasting। तो ये जो बोला जा रहा है कि ये जो ट्राई है उन्होंने इनिशिएट किया है ओपिनियन कि जो टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग है उनके लिए जो वाइबल होगा, जो लार्ज प्लेयर्स हैं उनके लिए, और ये जो है इंक्लूडिंग दोज ऑलरेडी इन केबल एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, और ये जो बेनिफिट है जो पहले से केबल और सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग में थे उनके लिए भी रहेगा। और ये जो एंजाइटी कैन बी पेसिफाइड इफ द बिल अलाउज टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग टू दोज नॉट इन्वॉल्व इन अदर फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। और ये एक तरह का एंजाइटी भी है कि जो टेरेस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग मिल रहा है वो अदर फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्टिंग में नहीं हो इन्वॉल्व हो। और अपार्ट फ्रॉम दीज पोटेंशियली पॉजिटिव प्रोविजन, देयर आर न्यूमरस एप्रीहेंशंस that arise from broadcasting bills manifest scope as well as not worthy silence। तो ये देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल पॉजिटिव प्रोविजन लाया जा रहा है कि बहुत सारे एप्रीहेंशंस ये इससे खड़े हो रहे हैं कि ब्रॉडकास्टिंग बिल जो मैनिफेस्ट किया गया है वो ये जो है और नोट वर्दी साइलेंसेस है, मतलब जो चीज है ना, मतलब कि जो इसके पीछे छुपा हुआ है, तो ये सारी चीजों को भी टैकल कैसे किया जाएगा और ये भी देखा जा रहा है। A major concern is the bill including over-the-top content suppliers in the definition of broadcasting services, as also proposed by TRAI नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी। और एक मेजर कंसर्न है कि ये जो बिल जो इंक्लूड किया गया है ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो कंटेंट सप्लायर होता है ओटीटी पे, उसको कैसे ये लोग कैप्चर कर पाते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग का सर्विस है वो। और ये भी प्रपोज किया गया है कि जो TRAI है वो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी में वो कैसे ये लोग प्रपोज कर पाते हैं उसको। तो इंट्रीग्यूइंग बोथ मूव्स कम एमिस्ट इंटेंस डिस्कशन कैटलाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ Electronics and Information Technology in had to mandated to deal with the online media and licensing OTT players। तो ये जो है मिनिस्ट्री जो काम कर रही है कि ये जो OTT प्लेयर्स हैं या OTT पे जितने भी कंटेंट आते हैं उसको लाइसेंस लेने की जरूरत है, जो ऑनलाइन भी वो लोग जो भी दिखाते हैं। Now the MIB appears to poach on multi jurisdiction. A territorial or slugfest, typical in the countries with a fragmented regulatory architecture. For the news media and their audience, there is a different concern. The bill expanded definition of broadcasting constricts the condition in which journalists and news outlets that are not a part of large multilingual television networks can continue their professional pursuits। और ये जो है ये जो न्यूज चैनल वाले हैं उनके भी ये पीपल है, उनके भी ऑडियंस है, तो उनका एक अलग है
जो व्यूज है और उनके जो ऑडियंस है, तो उनके लिए भी वो अलग पार्ट ये किया गया है, वो अलग पार्ट नहीं है। तो जो मल्टीलिंगुअल टेलीविजन नेटवर्क है कैन कंटिन्यू देयर प्रोफेशनल परस्यूट, तो उनके लिए है कि ये उसी में अपना प्रोफेशनली वो अपने काम करते रहें। वाइल इट इज फ्रूटफुल फॉर ए न्यूज आउटलेट टू हैव एन ओवरसाइट बॉडी वारंटी में कंटेंट इवेल्युएशन कमिटी टेक द बिल इन क्वेश्चनेबल डायरेक्शन। तो ये जो बोला जा रहा है कि ये जो न्यूज आउटलेट के लिए ना एक फ्रूटफुल है जो बेनिफिट है कि वो जो, और ये भी बोला जा रहा है कि वो कंटेंट इवेल्युएशन करे। जो कंटेंट इवेल्युएशन कमिटी है उन्होंने बोला है क्या कि द बिल इन ए क्वेश्चनेबल डायरेक्शन। तो ये क्योंकि ये बिल जो लाया गया है लेकिन इसमें कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही अभी कि ओटीटी के लिए ये तो लाइसेंस लाएगा, लेकिन जो न्यूज चैनल है उसको उन्होंने कुछ खास उसमें छेड़छाड़ नहीं किया है कि उनके अलग अलग व्यूअर्स हैं। तो और फिर इसीलिए तो ये क्वेश्चनेबल डायरेक्शन है। मैंडेटिंग एन इंटरनल बॉडी टू सेल्फ सर्टिफाई news program. The issue is not only for feasibility and cost, but also of desirability, since the role of an integral oversight mechanism is to maintain the accuracy of news and quality of journalism। तो ये कहा जा रहा है क्या कि ये जो न्यूज चैनल है उनको तो न्यूज के एनहांसमेंट अपना करना चाहिए और साथ के साथ ये जो एक्यूरेसी लानी चाहिए और क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म होना चाहिए कि जो भी न्यूज वो दिखा रहे हैं वो सही है या नहीं है, और उनके अपने जो न्यूज चैनल है उसमें भी क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए। इट्स डिजाइन टू बेस्ट लेफ्ट टू इंडिविजुअल न्यूज आउटलेट, दे कुड डिसाइड वेदर टू डिजाइन दिस along the lines of an ombudsperson as some newspaper attempted in the past, or a keen readers editor as practiced by few online news outlet। तो ये बोला जा रहा है क्या कि उनको ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि इंडिविजुअल न्यूज आउटलेट की जो अपने इंडिविजुअलिटी वो लोग दिखाएं, और ये ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि जो एम्ब्यूट्स पर्सन है और सम न्यूज़पेपर अटेम्प्टेड इन द पास्ट, और जैसे कि वो लोग है ना कुछ भी मतलब दिखा देते हैं और ऐसा पास्ट में भी हुआ है। तो और वो लोग ना रीडर्स एडिटर मतलब कि जो देखना, जैसे समटाइम्स वो लोग न्यूज वाले मतलब वही दिखा देते हैं ना जो लोग देखना चाहते हैं, उनको एक्यूरेसी अपने दिखाना चाहिए कि जो एक्चुअल में न्यूज जो एक्चुअल में जो हो रहा है वही न्यूज उनको दिखाना चाहिए। और on ownership and a regulator, now the two crucial silences in the bill, or like the try paper, the bill is mum on issues of ownership। अब ये जो है ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये जो बोला जा रहा है क्या कि ये जो क्रूसियल जो बातें हैं ना उस पे तो ये साइलेंट है कि ये जो बिल है वो साइलेंट है ऑनरशिप पे। while the bill is keen to stipulate a methodology for audience measurement, there is no desire to measure the extent of cross media and vertical ownership। अब ये कह रहे हैं जो क्रॉस मीडिया है और वर्टिकल ऑनरशिप ये सारी चीजों पे तो ये साइलेंट है। both these forms of media power thought the diversity of suppliers and perhaps consequently that views point in marketplace of news। In fact, just last year, uh, Transport Regulation Authority of India itself has drawn attention to extensive cross-media ownership between newspaper and news broadcaster through indirectly owned affiliate and need to evolve a system to capture this। तो ये जो बोला जा रहा है क्या कि जैसे ये ब्रॉडकास्टिंग पे साइलेंट है और जो न्यूज जो व्यूअर्स हैं उन पे भी, और ये जो न्यूज दिखा रहे हैं उनके ऑनरशिप कौन इसका मालिक है और कौन इसको पब्लिश कर रहा है उस पे भी ये लोग साइलेंट है। Amusingly, one such news outlet with a cross-media interest was apprehensive about inroads by telecom companies in broadcasting। अब देखते हैं they rightly feel such inroads add another dimension to vertical integration, since some cable and DTH distributor also own in a roundabout manner new broadcasters। Both renditions of vertical integration risk the ability of the audience to access a well and और अफोर्ड न्यूज फ्रॉम ए डाइवर्स रेंज ऑफ सप्लाई। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो राइट है बहुत सारे, क्योंकि ये जो न्यूज है या फिर बहुत सारी चीजें जो दिखाई जाती हैं चाहे वो केबल है या डीटीएच डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो ऑन करते हैं, और ये जो राउंड अबाउट मैनर है या न्यूज ब्रॉडकास्टर है ये सारे को है ना
जो राइटली फील सच इन रोड एंड अनदर डायमेंशन ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, तो उसका भी जो है एबिलिटी ऑफ ऑडियंस एक्सेस वेल और एफर्ट न्यूज एंड डाइवर्स रेंज ऑफ सप्लाई। तो ये जो अभी जैसे क्या है कि एक रेंज देखने का जो न्यूज चैनल हो या मीडिया हो या फिर ये जो मूवीज वगैरह है, हर चीज का एक डाइवर्स एक्शन। पहले क्या है कि कुछ हम देखते थे तो या तो टीवी पे हो गया, ये चैनल्स पे दिखाते थे, या फिर हम लोग मूवी लगती थी या फिर तो वो थिएटर में या सिनेपोलिस में जाके देखते थे। लेकिन अभी क्या है कि एक डाइवर्स हो गया, डीटीएच पे भी देख रहे हैं, केबल पे भी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे भी देख रहे हैं, प्राइम पे भी देख रहे हैं, और भी बहुत सारे जो जर्नलिज्म और न्यूज चैनल है उन सब पे भी देख रहे हैं। तो एक जो डाइवर्जन बहुत ज्यादा एक्सपांड हो गया है। लेकिन ये जो इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उसको जो ऑन कर रहा है, इसका मालिक जो है, उसको उस पे ये लोग जो अभी जो बिल आया है ना, उस पे ये लोग साइलेंट है कि एक तो जो न्यूज आ रहा है वो कैसा है, सही है या नहीं है, और दूसरा कि ये जो न्यूज दे रहा है उसका ऑन कौन कर रहा है, उसका मालिक कौन है, तो उस पे ये लोग रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज पे भी वो लोग साइलेंट है। The bill is equally silent on creating an independent broadcast regulator, as hinted in ट्राइज पेपर। और ये जो है ना बिल जो है, और उस पे भी साइलेंट है कि जो इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्टर रेगुलेटर है, जो इंडिपेंडेंट अपना जैसे कुछ उन्होंने कंटेंट अगर किसी ने बनाया इंडिपेंडेंट मेंबर ने, और अगर वो ये नेटफ्लिक्स से या फिर प्राइम से अपना वो अपना डलवा दे पैसा देकर, या फिर जैसे भी जो क्राइटेरिया होता है उससे, तो उसका वो क्या जेन्युइन है नहीं है, या फिर उस पे कैसे सेंसर लगेगा, या फिर क्या उसका रूल रेगुलेशन है, तो ये सारी चीजों पे भी वो साइलेंट है। दिस वॉज फर्स्ट मोटेड इन द अवेयरनेस जजमेंट इन 1995। और ऐसा पहले भी हुआ है कि ये जो अवेयरनेस जजमेंट था 1995 में, तो उसमें भी वो लोग शांत थे। सब्सिक्वेंटली इन द 1997 ब्रॉडकास्टिंग बिल, और इसी तरह 1997 बिल में भी हुआ था, एंड रिटरेटेड इन द 2007 और इटरेशन ऑफ द बिल, और 2007 में भी यही हुआ था। इंस्टीड द बिल प्लान्स ए ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल टू एग्जामिन व्यूअर्स ग्रीवांस एंड वायलेशन ऑफ प्रोग्राम कोड एंड एडवर्टाइजमेंट कोड। अब इन्होंने क्या किया है कि ये एक प्लान कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल लाने का, जो जितने भी व्यूअर्स हैं और जो एडवर्टाइजमेंट जो दिखाया जाता है उनको वो लोग एग्जामिन करेंगे। दिस रेजेज टू कंसर्न्स, ये जो है ना वो दो कंसर्न्स को रेज करेगा, मतलब उससे जो होने वाली है, जो प्रॉब्लम्स होने वाली है, तो उसको ये लोग टैकल करेंगे। पहला जो है, द कैपेसिटी ऑफ सच ए काउंसिल टू ट्रैक एंड एड्रेस ग्रीवांस जेन्युइन और मोटिवेटेड रेज्ड बाय ओवर 800 मिलियन टीवी व्यूअर्स है। तो वो देखेंगे क्या कि ये जो दिखाया जा रहा है और जो भी न्यूज है वो सही है या नहीं, या जेन्युइन है या नहीं, या मोटिवेटेड है या नहीं, क्योंकि ये 800 मिलियन टीवी व्यूअर्स हैं, अगर वो जो देख रहे हैं तो उनको जो जेन्युइन चीज है जो दिखाया जा रहा है कि नहीं, एक तो वो देखेंगे। दूसरा देखते हैं लैक ऑफ ऑटोनॉमी अकॉर्डेड to this body, since the bill empowers the central government to ultimately decide on the council's advice। और ये जो दूसरा देखेगा कि ये जो बिल है वो ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, तो जो लैक ऑफ ऑटोनॉमी रहता है उसको भी देखेगा। और ये लीवे टू द गवर्नमेंट। अब ये देखते हैं कि इन एडिशन द बिल एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू इंस्पेक्ट ब्रॉडकास्टर्स विदाउट intimating them in advance and to impound their equipment, presumably इंक्लूडिंग दोज इशूड टू देयर एम्प्लॉयज। अब ये जो बिल है, ये जो एम्पावर कर रहा है गवर्नमेंट को कि ये इंस्पेक्ट करे जो ब्रॉडकास्टर है। और ये जो अभी क्या होता है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, या ओटीटी प्लेटफॉर्म में आता है, तो उसमें क्या होता है ना कि जो पहले जो भी मूवीज बनती थी या अभी भी जो बन रही है, तो वो सेंसर बिल से पास होता है कि उसमें क्या है, क्या दिखाना चाहिए या नहीं, क्या जेन्युइन है क्या नहीं है। लेकिन जो ओटीटी है और जितने भी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आता है, तो उन सब में सेंसर नहीं लगता है। तो वो है क्या कि गवर्नमेंट उसके साथ मिलके वो ब्रॉडकास्ट क्या हो रहा है और कैसा है, तो वो उसमें ना गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें, और उस पे भी देखना चाहिए कि जेन्युइन है या नहीं है। फर्दर मोर वायलेशन ऑफ द प्रोग्राम कोड एंड एडवर्टाइजमेंट कोड अट्रैक्ट डिलीटिंग और मॉडिफाइंग कंटेंट। तो ये जो वायलेशन होता है प्रोग्राम का, ये कोड है चाहे एडवर्टाइजमेंट कोड, जो अट्रैक्ट करते हैं डिलीटिंग और मॉडिफाइंग कंटेंट को, कि ऐसा दिखाते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट और जो, तो ये जो डिलीटिंग या मॉडिफाइंग कंटेंट है, तो उससे क्या होता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। और इन एडिशन टू existing measures such as ceasing transmission for particular duration, finally the bill grants a tremendous leeway to government to curtail broadcasting and its distribution public interest। और ये जो है
ये जो बिल है वो ये अब जो है वो लीवे प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, ताकि ये जो ट्रिमेंडस और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो उसको वो कर्टेल करे, मतलब वो खत्म करे। और ए टर्म दैट इज डिस्ट्रेसिंग लेफ्ट undefined. All these intrusive mechanism argument are vulnerabilities and professional news। तो ये है क्या कि ये जितने प्रोफेशनल न्यूज है तो और जो सही न्यूज है तो उनके लिए ना एक ऐसा वल्नरेबिलिटी वो कर रहा है कि इतने सारे जो फेक न्यूज आ जाते हैं और इतने सारे वो जेन्युइन न्यूज नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जो जेन्युइन न्यूज है या जो प्रोफेशनल न्यूज है ना, तो वो कहीं पे वो साइडलाइन हो जाता है। Supplies to external pressure groups. This should worry those who will deliberate over legislating the bill, irrespective of which benches they occupy in parliament. As the latest extension of the arc of endeavors to devise an integrated regulatory framework for broadcasting, the bill must not lose the opportunity to protect press freedom and diversity. तो ये बोला जा रहा है कि ये जो बिल है वो जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन चीजों पे लाना चाहिए, और इससे क्या जो मीडिया का जो फ्रीडम है और फ्रीडम टू ब्रॉडकास्ट है वो उसका हार्म नहीं होना चाहिए। और इसके जो और ये भी बोला जा रहा है कि ये जो है प्रेस की जो फ्रीडम है वो भी बनी रहनी चाहिए और जो डाइवर्सिटी है वो भी बनी रहनी चाहिए। टू डू सो इट हैज टू विल इट्स से टू इनकॉर्पोरेट सम startling omission, review its intrusive commission and true find potentially positive provisions। और ऐसे प्रोविजन लाना चाहिए जिससे क्या होगा कि जो फेक न्यूज है या फिर जो भी जो जेन्युइन चीजों पे इसका जो कमीशन है वो बैठाना चाहिए और रेगुलेट करना चाहिए। और साथ के साथ जो प्रेस का जो फ्रीडम है और जो डाइवर्सिटी है कि वो जो अलग अलग चैनल से अलग अलग हमें चीजें पता लगती हैं, तो उसको कर्टेल नहीं करना है या उस पे रोक नहीं लगाना है, ताकि डाइवर्सिटी और फ्रीडम बना रहे। तो ठीक है, अभी हमने ये देख लिया आर्टिकल, अब हम लोग थर्ड आर्टिकल देखते हैं। इज द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर बाइपोलर। तो ये जो है वो जीएस पेपर 2 में आता है इंटरनेशनल रिलेशन में, और जो जिनका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल है ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The world has witnessed several disruptions in recent years. China's phenomenal rise has unleashed a superpower competition between Washington and Beijing. Russia is challenging the post-World War security architecture in Europe through military means. In West Asia, Israel is engaged in a brutal war with Hamas. Or the world is also witnessing the rise of several middle powers such as India. Is the emerging global order bipolar? BK Sharma and Swaran Singh discussed the question in a conversation moderated by Stanley Johnny, edited experts. Or some says that global order today is economically multipolar but militarily unipolar. Some says there is a multipolarity, while some others argue that we are back to bipolar rivalry between US and China. What is your take on emerging global order? तो बीके शर्मा कहते हैं एवरीथिंग इज इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स, or I would look at the present world order as one of the asymmetric bipolar polarity in which US still remains a preeminent power but China is closing in very fast. Meanwhile, there is a order power center emerging and they will play a significant role in the balance of power. I did say as an asymmetric diffused world order is taking shape, or with the passage of time maybe these contours will be clear. तो ये बोल रहे हैं क्या कि अभी जब जैसा ये देख पा रहे हैं कि अभी तक तो यूएस है जो सुपर पावर है, लेकिन चाइना भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, और अब ये जो वर्ल्ड हो गया है ये दो सुपर पावर्स का फिर से बाइपोलैरिटी हो गया है, तो दो सुपर पावर्स राइज हो रहे हैं, और उसके वजह से क्या हो रहा है कि फिर से ये जो वर्ल्ड है वो बैलेंस हो रहा है और ये कॉन्ट्यूर हो रहा है, जो इससे ना एक शेप मिल रहा है फिर से वर्ल्ड को कि ये जो चेक्स एंड बैलेंस का काम होगा फिर से, क्योंकि सुपर पावर अभी अमेरिका है और बहुत सारे जो कंट्रीज है वो भी बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, जस्ट लाइक कि इंडिया भी जो बहुत है ना ये ग्रो कर रहा है, और लेकिन ये जो सुपर पावर अमेरिका है और उसको जो टक्कर दे रहा है वो चाइना।
और उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रोफेसर्स, लेट्स लुक एट चाइना which has seen a phenomenal rise economically and militarily over the past 4 decades. How is China's rise affecting the global order? और ये कह रहे क्या कि पिछले 40 सालों में चाइना ने बहुत तेजी से ग्रो किया है इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली। तो अगर इसका इतना जल्दी जल्दी राइज ग्रोथ हुआ है तो उससे क्या वर्ल्ड ऑर्डर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो स्वर्ण सिंह का कहना है क्या, इन द लास्ट 40 years if you have to identify a single factor influencing international order, चाइना स्टैंड्स आउट। और अगर 40 साल में देखे तो ये जो सिंगल फैक्टर था जो इन्फ्लुएंस कर रहा था इंटरनेशनल ऑर्डर को, लेकिन चाइना ना उसमें बाहर था, चाइना को कोई रोल नहीं था। लेकिन इट्स जीडीपी इन 1990 वाज $300 बिलियन, मूव्ड टू 1 ट्रिलियन। और 1990 में ये जो है ना ये $300 बिलियन था जो मूव कर गया 1 ट्रिलियन प्लस में एट द टर्न ऑफ सेंचुरी एंड इज नाउ 19.3 ट्रिलियन। तो जैसे ही सेंचुरी खत्म हुआ, मतलब ये 2000 के करीब 1 ट्रिलियन था, और लेकिन अभी क्या है ये 19.3 ट्रिलियन है। तो कितना तेजी से ये ग्रोथ किया है। दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड इवेंट और प्रोसेस टू टेक प्लेस इन ह्यूमन हिस्ट्री एंड द फैक्ट दैट चाइना इज कंट्रोल्ड बाय वन पार्टी एंड वर्चुअली वन मैन मेक्स दिस इकोनॉमिक लेवर पार्टिकुलरली पावरफुल इन रीडिफाइनिंग द ऑर्डर। और ये कह रहे क्या कि चाइना है ना वन पार्टी है, मतलब वन पार्टी कहने का मतलब एक सिंगल मैन है जो पूरा इकोनॉमिक लेवल को कंट्रोल कर रहा है और वो जो पावरफुली डिफाइन कर रहा है ऑर्डर को। बट लेट मी ऑल्सो मेंशन हियर पावर हैज बीन द डिफाइनिंग फीचर ऑफ हाउ वर्ल्ड ऑर्डर्स have been built and destroyed over the years। पर ये भी ये देखना होगा कि कैसे पावर बिल्टअप होता है और डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, ठीक है। तो एंड दिस पावर हैज ऑफन बीन मिलिट्री एट इट्स कोर। और ये जो पावर है वो मिलिट्री के बेसिस पे बनाया गया है। एंड इफ यू यूज दैट यार्ड स्टिक यू विल सी that in the 19th century countries that developed steam engines and developed naval fleets, that is small European countries, और became great power। और ऐसा आप देख सकते हैं कि पहले भी ये जो स्मॉल स्मॉल यूरोपियन कंट्रीज थी वो भी उस टाइम अपने मिलिट्री का ही यूज करके वो बाकी कंट्रीज पे रूल करती थी। तो उसी तरह ये भी जो चाइना भी है वो अपने मिलिट्री का यूज करके बाकी छोटे छोटे कंट्रीज पे ये रूल कर रही है और अपना दबदबा बना रही है। In the 20th century, we had nuclear evolution, so we devised a new concept called superpowers। और 20th century में क्या हुआ कि एक न्यूक्लियर इवोल्यूशन हुआ, सबके पास न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लिया उन लोगों ने, तो उसकी वजह से न्यूक्लियर पावर बन गए और उसी से एक नया टर्म का इजाद हुआ और नया टर्म का इवोल्यूशन हुआ सुपर पावर का, कि जिनके पास न्यूक्लियर ये न्यूक्लियर रिएक्टर है वो सुपर पावर है। ग्रेट पावर कुड control multiple events around the world and superpower would control multiple events around the world simultaneously। तो ये क्या कह रहे हैं क्या कि ये जो ग्रेट पावर्स है वो मल्टीपल इवेंट्स को जो वर्ल्ड में हो रही है उसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो सुपर पावर है जो बहुत सारे इवेंट को जो हमारे कंट्री में हो रहा है साथ के साथ उसको कंट्रोल करती है। तो द 21st century is one of people's power। तो the connectivity is that world sees today is unprecedented, the result in interaction sometimes even interdependence to some extent global integration and therefore there could be bipolar impulses। तो ये क्या करें, ये जो 21st सेंचुरी है ये पीपल्स पावर का है, जिनके पास ज्यादा पावर है वही हेजमनी क्रिएट करेगा। और ये भी देखा जा रहा है क्या कि और sees today is unprecedented और the result in interaction sometimes interdependence है। और कभी कभी ये देखा जा रहा है कि जैसे ये चाइना है और या फिर अमेरिका है या फिर और ये इंडिया है, तो सब जगह एक वो चाइना फर्स्ट या अमेरिका फर्स्ट या फिर इंडिया फर्स्ट जो आत्मनिर्भर भारत है वो स्टार्ट हो गया है, तो इंटरडिपेंडेंस से स्टार्ट हो चुका है। तो एक बाइपोलर जो वर्ल्ड है जो दो कंट्रीज मिलके जो रूल करती है पूरे वर्ल्ड पे वो भी देखा जा रहा है। बट द चाइना आर नेवर लाइकली टू प्रोड्यूस ए रिजिड बाइपोलर वर्ल्ड बिकॉज वर्ल्ड इज मच मोर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड नाउ। पर चाइना ने ऐसा कभी नहीं किया है कि वो सीधे बाइपोलर या इंटरडिपेंडेंस हो, इंटरडिपेंडेंस की वो खुद से ही मतलब रखे, क्योंकि नाउअडेज वो इतना ज्यादा ट्रेड बढ़ रहा है और सप्लाई चेन इतना बढ़ रहा है कि अगर हम खुद में ही रिजर्व हो जाएंगे और तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे और हमारा इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भी चाइना जो है, और चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर है और जो मैन्युफैक्चरिंग में भी सबसे ज्यादा है, तो चाइना इसीलिए कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं और इंटीग्रेटेड प्ले नहीं करता है, क्योंकि उसको ट्रेड करना है सबसे।
or general, you are now in Moscow attending the or Primakov forum. The war in Ukraine has been going on for the past 20 months. Do you think the war has driven Russia deeper into China's embrace? What are the implications for India? तो ये जो बीके शर्मा कहते हैं, बिफोर 2014 व्हेन इकोनॉमिक सैंक्शन वेयर इम्पोज्ड ऑन रशिया, द रशियन वेयर एक्सट्रीमली circumspect about having close ties with China because of their memories of the Cold War, during which the Chinese had sided with the US. But the imposition of economic sanctions, Russia was not left with many choices and gravitated towards China. ये और ये जो पहले 2014 में इकोनॉमिक सैंक्शन लग गया था और रशिया पे, और वो क्यों लगा था, क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स्ड कर लिया था। और जैसे कि अभी रशिया ये जो यूक्रेन का पार्ट है और उसको एनेक्स करना चाहता है, उसी तरह से रशिया ने 2014 में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। इसीलिए रशिया को बहुत सारी जगह से वहां वो उस पे सैंक्शन लग गया था। लेकिन उस वक्त क्या है कि यूएस उसने सैंक्शन लगा दिया था। लेकिन अभी क्या है कि वो रशिया के पास अभी चाइना से बहुत क्लोजनेस बढ़ गया है। तो जैसे जैसे उस पे सैंक्शन लग रहा है या फिर रशिया और यूएस उससे ज्यादा सैंक्शन लगा रहा है या फिर एक डाइवर्सन क्रिएट हो रहा है यूएस और रशिया में, उतना ही रशिया चाइना से क्लोज होते जा रहा है। तो एक ये जो ग्रेविटी है, और रशिया वाज नॉट लेफ्ट विथ मेनी चॉइसेस एंड ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स चाइना। देन द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन टुक प्लेस and a second set of economic sanction was imposed on Russia. But let me tell you, Russia were extremely conscious of the fact that they cannot put all their eggs in one basket. पर ये जो है कि रशिया पे जितना ज्यादा सैंक्शन लगते जा रहा है, उतना ही रशिया ये चाइना के क्लोज होते जा रहा है। लेकिन ये भी है कि रशिया अवेयर है अपने सिचुएशन से, और ये जो बोला जा रहा है क्या कि कॉन्शियस दैट दे कैन नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, देयर आर स्टिल शिमरिंग अंडर करंट मिसट्रस्ट बिटवीन टू साइड्स, पार्टिकुलरली रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन सेंट्रल एशिया। तो ये बोला जा रहा है कि रशिया है ना, रशिया सिर्फ ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर रहा है चाइना पे, वो और भी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर के चल रहा है। क्योंकि जो सेंट्रल एशिया है उस पे ये दोनों ही वो पावरफुली हेजमनी क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये पूरा जो रशिया है वो इंक्लाइंड नहीं हो रहा है चाइना पे, तो वो उसने अपने बाकी जगह पे भी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा है। The relationship looks cozy from outside now, but deep down they are misgiving on both sides. तो ये जो दिख रहा है कि ऊपर से तो बाहर से दिख रहा है कि ये जो चाइना और रशिया बहुत ही क्लोज हैं, लेकिन जब इंटरनली देखते हैं तो ऐसा नहीं है। वो लोग सिर्फ काम के लिए या फिर अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्लोज दिख रहे हैं। और ये जो है, देयर आर इनफ सिग्नल फ्रॉम रशिया दैट इन परसुएंस ऑफ इट्स पॉलिसी और पाइवोट टू एशिया, it would like to diversify its relationship, particularly in terms of energy, with the developing economies of Asia, especially East Asia and India. The Russians are seriously looking at reinventing their ties with India. और ये भी बोला जा रहा है क्या कि ये जो रशियंस है वो बहुत ज्यादा इंडिया से भी क्लोज होने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपने जो इंडिया के साथ जो टाइज है उनका, वो इस चीज को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। देयर आर टू इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स विच विल गिव सम ग्रेविटाज टू द रिलेशनशिप। और दो इंपॉर्टेंट रीजन है, और ये जो ग्रेविटाज है जो इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। वन इज द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट ट्रेड कॉरिडोर एंड अदर इज चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर। और वंस वी आर एबल टू मेक दिस कॉरिडोर ऑपरेशनल, और जैसे ही ये दोनों जो कॉरिडोर है वो स्टार्ट हो जाएगा, रशिया डिपेंडेंस ऑन चाइना विल प्रोबेबली रिड्यूस। और जैसे ही ये जो कॉरिडोर है वो इंडिया से स्टार्ट होगा, तो रशिया की तरफ जो चाइना का झुकाव है वो डिक्रीज हो जाएगा, और रशिया का इंडिया की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाएगा, और इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ जाएगा। एंड दिस इज द डायरेक्शन इन विच वी शुड बी, और हम लोग उसी डायरेक्शन में है। और प्रोफेसर कहते हैं इंडिया हैज वेरी गुड टाइज विद बोथ और यूएस एंड रशिया, बट एट द सेम टाइम इट हैज ए टेस्टी रिलेशनशिप विद चाइना। इफ द ग्रेट पावर कंपटीशन हीट्स अप बिटवीन चाइना एंड यूएस एंड बिटवीन रशिया एंड यूएस, डू यू थिंक इंडियाज ऑप्शन विल श्रिंक फर्दर? तो ये जो
स्वरण सिंह है, वो कहते हैं देयर इज ऑफन ए टेम्पटेशन टू व्यू इंडियाज रिलेशनशिप विद द यूएस एंड चाइना इन कॉन्ट्रास्टिंग terms which make it easier to highlight the differences, but all is not hunky dory with the USA. India and US had signed a joint statement in July 2005 which opened a new relationship, and a nuclear deal was finally signed in 2008. ये बोल रहे हैं क्या, ये जो टेम्पटेशन व्यू है इंडिया का रिलेशन यूएस के साथ, चाइना के साथ, और ये जो अलग सा टर्म है जो हाईलाइट करता है डिफरेंसेस, बट ये जो हंकी डॉरी है यूएस के साथ है, इंडिया एंड यूएस ने जो की है ना वो जॉइंट स्टेटमेंट साइन किया था जुलाई 2005 में, और जो ओपन किया था न्यू रिलेशनशिप, और न्यूक्लियर डील भी हुआ था जो फाइनली साइन हुआ था 2008 में, और India was supported to get 6 nuclear power reactor from USA. These have not come yet. और उसने जो है ना वो 6 nuclear power जो reactor से जो सपोज किया था इंडिया यूएस से, वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है. इट इज नॉट एवरीथिंग दैट फैंटास्टिक. तो इसमें भी है ना जो हमारा इंडिया का यूएस से भी जो रिलेशन है वो भी उतना कुछ खास नहीं है. ऑन द अदर हैंड China has a trade of 138 billion dollar with India. और जो चाइना के साथ इंडिया का 138 बिलियन डॉलर है, और इट इज नॉट दैट इन चाइनाज केस वी ओनली हैव डिफिकल्टीज. और अगर हमने जो है, ऐसा नहीं है कि चाइना ही हम पे डिपेंडेंट है और ऐसे कि अगर हम अलग हो जाते हैं तो उसको नुकसान होगा. तो अगर हम चाइना से अलग होते हैं तो हमें भी बहुत ज्यादा, इंडिया को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया चाइना के साथ 138 बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहा है, और इंडिया भी उस पे चाइना पे डिपेंडेंट है. विद बोथ कंट्रीज रिलेशंस आर कॉम्प्लेक्स बिकॉज इंडिया जस्ट लाइक चाइना एंड यूएस इज ए मेजर ग्लोबल प्लेयर. तो ये जो है, और ये एक तरह का ना कॉम्प्लेक्स रिलेशन बन चुका है इंडिया का रशिया के साथ, इंडिया का यूएस के साथ, एंड इंडिया का चाइना के साथ. क्योंकि अभी हम लोग क्योंकि अभी इंडिया को यूएस की भी जरूरत है, चाइना की भी जरूरत है, और रशिया की भी जरूरत है, क्योंकि सबके साथ एक ट्रेड हो रहा है. Or indeed, if the competition between China and US and Russia and the US heats up, it does reduce the maneuverability of India in terms of how manage good relation with Russia, China and US. और अगर यूएस रशिया के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, या फिर यूएस चाइना के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इंडिया के लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि वो कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि इंडिया को अभी तीनों कंट्रीज के साथ अच्छा बना के रखना है, क्योंकि इन तीनों के साथ अभी उनका बहुत ट्रेड हो रहा है. I don't see those heating up to the extent that our opinions gets close completely, because these countries are enormously dependent on each other. So I don't see a rigid bipolar system happening in the future. ठीक है, तो general, what is your view should be India's स्ट्रैटेजिक अप्रोच टुवर्ड्स ए राइजिंग चाइना? और तो ये जो बीके शर्मा है वो कहते हैं, फर्स्ट वी हैव टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट चाइना इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटर इन एशिया. तो हमें ये पहले तो अवेयर हो जाना होगा और एक्नॉलेज कर लेना होगा कि चाइना जो है वो इतनी तेजी से राइज कर रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म का कॉम्पिटिटर बना रहेगा एशिया का. एंड द ब्रॉडर इज जस्ट वन ऑफ द प्लेजर पॉइंट दैट चाइना यूजेस अगेंस्ट इंडिया. और ये जो है अभी क्या है कि एशिया की सारी कंट्रीज को चाइना धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है, और उसको यूज कर रहा है इंडिया के खिलाफ. In the foreseeable future, I do not visualize any major breakthrough on the broader aspect. We also have to recognize that there is a huge power asymmetry between India and China. तो अभी क्या है कि ये जो broader aspect है, कि ये भी देखा जा सकता है कि ये जो है इंडिया और चाइना के बीच में ये जो ह्यूज पावर एसिमेट्री है, ठीक है, एंड विथ टाइम दिस विल रिमेन. और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये जो एसिमेट्री है वो बना ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से इंडिया राइज कर रहा है उतने ही पेस से और उतनी ही तेजी से चाइना भी राइज कर रहा है. तो जो हमारा डिफरेंस है कि अभी जैसे चाइना 19 पॉइंट समथिंग वो ट्रिलियन डॉलर वो इकोनॉमी है, और हमारा अभी 3 पॉइंट समथिंग 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है. तो ये जो गैप है वो बना ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से इंडिया राइज कर रहा है उसी तरह से चाइना भी राइज कर रहा है. If not grow, therefore fundamental to India's dealing with China is the growth of our own comprehensive national power. India is going to be the third largest economy perhaps in a decade or more. तो ये बोल रहे हैं क्या कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, ये अभी जो है विद इन 1 डिकेड, और या फिर उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट बनने जा रहा है.
with the economic clout, India has to spend more on military modernization with the added focus on disruptive technologies. और उसके लिए क्या है कि इंडिया को मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे वर्क करना पड़ेगा और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज पे वर्क करना पड़ेगा. और सेकंड इशू इज अबाउट इंटरनल बैलेंसिंग. वी हैव फॉल्ट लाइन्स रेदर देन मेंटिंग those fault lines get accentuated because of political calculations है. अभी क्या है कि इंडिया में खुद ही बहुत सारे फॉल्ट लाइन है. फॉल्ट लाइन कहने का मतलब कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से कि और बहुत सारा पॉलिटिकली कैलकुलेशंस भी बहुत ज्यादा ये है कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ हो रहा है. तो इंडिया को इस चीज से निकलने की जरूरत है क्योंकि अगर इंटरनल पीस रहेगा तभी हम लोग ग्रो कर पाएंगे. Societal cohesiveness is important. We need to particularly bring about peace and tranquility in the border state. और हमें ये जो peace and tranquility बना के रखना है अपने border states पे. और then as part of our external balancing, I think we need to balance our relation with the US so that in some form we are able to perpetuate China's two-front dilemma. The Western Pacific on one hand and the line of actual control in the on the other. तो ये बोल रहे हैं क्या कि अब इंडिया को अभी यूएस के साथ बहुत मजबूती से फ्रेंडशिप बना के रखना चाहिए क्योंकि चाइना से तभी हम लोग टैकल कर पाएंगे क्योंकि चाइना अभी दो जगह से अभी इंडिया पे दबाव बना रहा है. एक तो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन से और दूसरा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां से. और फिर प्रोफेसर कहते हैं we have a war in Eastern Europe and one in West Asia. Eastern Europe, the US is supporting Ukraine against Russia, and in West, it is supporting Israel in its attack on Gaza. How do you look at the global security situation? अब प्रोफेसर से पूछा जाता है कि एक ये जो वॉर चल रहा है तो ईस्टर्न यूरोप है ना वो एंड वन इन वेस्ट एशिया. तो ईस्टर्न यूरोप जो है वो जैसे कि ईस्टर्न यूरोप है और यूएस है वो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन अगेंस्ट रशिया और जो वेस्ट एशिया है वो सपोर्ट कर रहा है इजराइल को इन इट्स अटैक ऑन गाजा. तो इस पे ये कैसे देखेंगे कि है ना ग्लोबल सिक्योरिटी का सिचुएशन क्या है. तो these war have become televised now and world is far more aware of what is happening. और ये जो हो रहा है उसके लिए सब लोग अवेयर हैं कि अभी क्या सिचुएशन है. if you look at the last 100 years of interstate war most of them ended up in fatigue. तो बहुत सारे जो वॉर हुए हैं वो बहुत बहुत ब्रूटल तरीके से उसका अंत हुआ है. some of that is happening in the case of यूक्रेन और उसी तरह से देखा जा सकता है यूक्रेन के केस में. यूएस प्रेसिडेंट जो Biden support Israel is partly driven by the fact that Republicans stand by Israel. और जितने भी रिपब्लिकन्स है जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं वो सारे इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं. और सो देयर आर पॉलिटिकल कंपल्शन दैट मेक लीडर्स डू दैट. आई थिंक द डीपर पॉइंट हेयर इज द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. अब ये कह रहे हैं क्या कि यहाँ पे ना मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और इंडस्ट्रीज आर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रक्टिव वेपन्स ऑल द टाइम एंड दे आर स्प्रेडिंग दियर इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अराउंड द वर्ल्ड. तो ये कह रहे हैं जब भी वॉर होता है तो ये जो है ना अभी मिलिट्री और इंडस्ट्रियल का कॉम्प्लेक्स बन चुका है क्योंकि ये जितने भी इंडस्ट्रियल है वो वेपन्स बना रही है, मिसाइल बना रही है, बॉम्ब बना रहा है और न्यूक्लियर रिएक्टर बना रही है और बहुत सारी चीजें गैजेट बना रही है जो वॉर में काम आती है. तो इससे क्या है जो मिलिट्री को क्योंकि जब भी वॉर होता है तभी ये सारे गैजेट की जरूरत पड़ती है. तो ये ना दोनों के लिए एक पैरेलल वो विन विन सिचुएशन वाला चल रहा है कि जो भी वॉर होता है तो इंडस्ट्री को फायदा होता ही है तभी उनके जो गैजेट बिकते हैं और वो उससे उनका फायदा होता है. देयर इज अ डीपर क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी एड्रेस. सो वायलेंस इज गोइंग टू बी वाइड स्प्रेड बिकॉज देयर इज अ ह्यूज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बिहाइंड इट. अभी कह रहे हैं क्या कि वॉर ये सब होते ही जा रहा है और फैलता ही जा रहा है क्योंकि एक मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा मिलिट्री और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ना इसके पीछे छुपा हुआ है कि वार होने से क्या होता है कि एक तो आपकी हेजमनी क्रिएट होती है और सबसे ज्यादा जैसे अमेरिका है या बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे वेपन्स बनती है और तो उन सबको फायदा होता है कि जब भी वॉर कहीं भी होता है तो उन इंडस्ट्रियल जितने भी हैं कंट्रीज हैं जो वेपन्स बना रही है जो ये गैजेट्स बना रही है वॉर का तो उन सबको बहुत फायदा होता है. तो वो लोग चाहते हैं कि वॉर हो और उन सबका ये जो गैजेट है वो बिके. तो ये दोनों का इंटरडिपेंडेंस है. तो फिर देखते हैं अभी फर्दर कुछ आर्टिकल आता है तो अभी इतना ही रहने देते हैं. एंड आप लोग इसी तरह से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए.